हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 7 नवंबर का करंटली का एपिसोड है। सबसे पहले मैड एक्सक्यूट पीवाईक्यू स्ट्रिक डे 5th है आज। एंड टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने हमारे जो डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 का उस पर बता चुका हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से जो क्वेश्चंस आए होंगे, फेडरल जो सिस्टम है उससे जो क्वेश्चन आए होंगे, एंड जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उससे क्वेश्चन आए होंगे, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। टोटल आई थिंक 7 क्वेश्चंस हैं, हम वन बाय वन करते हैं। एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट जो है ना ये टॉपिक्स हैं जिसको प्रीलिम्स में पूछा गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत इजी ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ो एंड अटेम्प्ट करते जाओ। साथ साथ में स्ट्रिक डे 5 लिख देना, ठीक है। एंड देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी ऑप्शंस होगा एंड फाइनली बताना है कि कितने सही हुए। मैं आंसर भी साथ साथ बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग साथ साथ ही अटेम्प्ट करो। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब इन चारों में से चूज करना है। देन मेन एडवांटेज क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये भी आपको बताना है, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगेन वही टर्म है। तीन आपको करेक्ट चूज करना। यस, सो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वही पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। सेकेंड, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। चलिए ये भी सेकेंड स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए ध्यान से। एंड कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इनमें से कितने करेक्ट हैं थोड़ा ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये चारों पढ़ो, डिसाइड करो कि इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। अगर मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं तो आप वीडियो पॉज कर लेना, ओके। सिंपल है, मैं डिस्क्राइब करूंगा सबको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज इन इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमें देखना है कि एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल, जो फेडरलिज्म है या फेडरल कैरेक्टर की बात की गई, इन चारों में से कौन सा है, एक चूज करो, ठीक है। देन वी हैव द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखो फीचर पे पूछ रहा है क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट्री के अंदर ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और पार्लियामेंट जब हम करेंगे स्पेशली तब भी कैबिनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बट अगर दोनों इंटरलिंक्ड हैं तो मैंने सोचा आज ही कर लेता हूं, ठीक है। एंड देन वी हैव द सेवंथ क्वेश्चन, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से हैं? इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आउट ऑफ दिस 3 आपको चूज करना है, कितने होंगे, 1 2 3 और नन, ठीक है। सो आते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इजी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पढ़ लिया है तो। हमारे 2 आर्टिकल्स हैं, मतलब कि 74 75 सेंटर के लिए एंड 163 एंड 164, ठीक है। इससे पता चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, 2 हेड्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो नॉमिनल होते हैं जैसे इंडिया में क्या है प्रेसिडेंट, एंड दूसरा रियल हेड होते हैं। और वही रियल हेड जो है ना वो कैबिनेट के हेड होते हैं। अब कैबिनेट क्या होता है कि स्पीडी डिसीजन मेकिंग हो तो सर्टेन जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली साथ में लेकर उसको कहा जाता है कैबिनेट, और वो रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। जो काम काज होता है सरकार का, गवर्नमेंट का, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, अब कोई ऐसा डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि एक पार्टिकुलर में किसी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ओपन इंडेड है। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्या कैबिनेट वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? अगर था तो यस बताओ, नहीं था तो नो। एंड अगर नहीं था और बाद में इसको इंक्लूड किया गया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एंड कौन से आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मैंने एक तरह से समराइज कर दिया पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। एंड इसी का उल्टा हो जाएगा फेडरल, सॉरी फेडरल कह रहा हूं, प्रेसिडेंशियल जो यूएस में है। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, एंड
सेकेंड थिंग इज मतलब कि हाँ, एक ही हेड होता है, प्रेसिडेंट ही होता है हेड, नॉमिनल और इस तरह से रियल हेड की बात नहीं है, डिफैक्टो हेड की। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो गवर्नमेंट का एक ही चीज है कि सिंपल है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, और ये बार बार रिपीट होता है तो ध्यान देना है। फिर अगेन मेन एडवांटेज क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यही सेम चीज है, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, सी बी। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इसमें देखना है कि मेंबर्स, मतलब कि इंडियन कंटेक्स्ट में हमें देखना है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखना है किस तरीके से है। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यस। एग्जीक्यूटिव जो है वो मेंबर है ही पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, ये तो सही है। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों भी। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड देन वी हैव द थर्ड, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। देखो कैबिनेट कौन हेड करता है? क्या हेड ऑफ द स्टेट जो नॉमिनल हेड है वो करता है? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक एक और दो होगा। नॉमिनल हेड करता है ना, प्राइम मिनिस्टर करता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है ऑफिशियली? इट इज द प्रेसिडेंट, या अगर ब्रिटिश कंटेक्स्ट में देखो तो मोनार्क है। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज वन जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मतलब डिस्क्राइब करता है। सिंपल है, मैं इतना समय नहीं लूंगा क्योंकि आज टीडीएफ भी करवाना है, देन करंट अफेयर्स भी, 9 आर्टिकल्स हैं टोटल। तो इसमें मैं बता ही चुका हूं, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, अब इन सारे चीजों में ना, इन सारे क्वेश्चन में कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, बेसिक बुक में आपको दिया हुआ है, पीवाईक्यू में दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं करनी है, और एक सीरियस एस्पिरेंट यहाँ गलती नहीं करेगा। ठीक है, एंड हाँ, सो अब आते हैं फेडरलिज्म पे। मैंने नहीं बताया, फेडरलिज्म सिंपल है, आपको पता है कि जो पावर्स हैं सेंट्रल और जो फेडरल यूनिट्स हैं उसके बीच में डिवाइड किए जाते हैं। पहला ये फीचर होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इधर बता देता हूं कि जो पावर्स हैं वो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे हैं, एंड फेडरल लेवल पे, मतलब कि स्टेट लेवल पे। इंडियन कंटेक्स्ट में देखो तो पावर्स जिस पे लॉ बनाए जाएंगे उसको बांटा जाता है, फंक्शंस कह लो या पावर्स कह लो। ठीक है, एंड और जो फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए उस कंट्री में। ठीक है, जैसे यूएसए में है, फाइन। देन डिवीजन ऑफ पावर्स की बात मैंने कर ली, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, और बाई कैमरलिज्म, जैसे कि इंडिया में राज्यसभा है, लोकसभा है, ये इस तरीके से। बट इंडिया जो है ना कंप्लीटली फेडरल नहीं है, फेडरल टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है। और क्या लिखा गया है इंडिया आर्टिकल 1 में, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जिस तरह से मीटिंग हो रखी थी यूएसए में, स्टेट्स मिलकर ना एक कंट्री बनाते हैं यूएसए, ऐसा कुछ इंडिया में नहीं हुआ था। और आर्टिकल 1 उसको और क्लियरली बता देता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द दैट इंडिकेट्स इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। ठीक है, क्या होगा, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्ड। और होता भी है ना, आपने देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के अंदर सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट में, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करती है। और भी जो इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट का, जो फेडरल यूनिट्स हैं उनका जो अधिकार है, उनका जो रोल है उसको मतलब कि ऐसा ना हो कि ओवर पावर कर दे सेंटर, तो इस तरीके से डिसीजंस दिए हैं और देते रहेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कौन नहीं फीचर है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है ही, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड, बिल्कुल क्लियरली डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट मुझे लगता है गलत है। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ एन सॉरी सही है, मतलब कि पॉपुलेशन किसी स्टेट का कम है, किसी का ज्यादा है, तो वो डिपेंड करेगा ना, इस बेसिस पे सीट होती है। एंड देन इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरल यूनिट्स, ऐसा है ही नहीं, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ये यूएसए के कंटेक्स्ट में सही होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 रेफर कर सकते हो आप। विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो ये सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन है, बेसिक मैं बता देता हूँ
कि इंटर स्टेट काउंसिल बिल्कुल आपके आर्टिकल 263 है, जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी एक्ट से आया था, स्पेशली 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तब इसको लाया गया था, एंड बाद में एक सेंटर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी लाया गया था। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये तो वैसे मतलब कि लॉ से भी नहीं आया, ये तो एग्जीक्यूटिव है, तो बस इंटर स्टेट काउंसिल होगा, ठीक है। तो आंसर पता चल गया, 7 का 1, 6 का D, 5th का इंडिपेंडेंस इज A, ठीक है। देन B, 4 का, 3 का 1 and 2, एंड C एंड B, ठीक है। आप लोग अपने अपने स्कोर्स भी बता दो। कल जो है ना हम इमरजेंसी प्रोविजंस या सेंटर या इंटर स्टेट रिलेशन से बचे कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम हमारे करेंटली पे। टोटल 9 आर्टिकल्स हैं, एंड आज से मैंने एक थोड़ा नया मेथड यूज किया। मेथड ये है कि जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं या उस पर कुछ नया एडिशनल इंफॉर्मेशन आया है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, तो उसको हम बस एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बट पूरी एनालिसिस उसके करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सो मेनी आर्टिकल्स, ये सेंसस में 2 न्यू एप्लीकेशन जो है ना फर्स्ट फेज होने वाला है उसको ऐड किया गया है। देन म्यांमार वाला हमने ये साइबर स्कैम कंपाउंड्स बारे में पहले ही पढ़ लिया था, बस एक बार थोड़ा रिवीजन करा दूंगा, एंड प्लस जो है रिसेंट अपडेट क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग, इसके बीच में डिफरेंस को लेकर है, एंड रिसेंटली एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उसी पिटीशन के बेसिस पे चलिए देख ही लेते हैं। चैलेंज किया गया उस पिटीशन के बेसिस पे सेक्शन 53 क्लॉज 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, एंड उसको रीड करना है विद द रूल 11 एंड रूल 11 विथ फॉर्म्स 21, 21B, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ सेक्शन 53 आरपी एक्ट। आपको पता है 2 तरह के आरपी एक्ट हैं, 2 आरपी एक्ट हैं जो कि स्पेशली मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड हैं। ध्यान रहे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। आरपीए 50 1950 एंड आरपीए 51, ठीक है। तो 1951 के जो सेक्शन 2 है 53(2) में ऐसा कहा गया है कि when only one candidate is declared elected without polling, ठीक है। अब देखो वोटर, अच्छा ये क्लेम किया गया है। अब मैं ये बता देता हूँ सेक्शन 53(2) में क्या है, जो ये तो पिटीशन में क्लेम किया गया है, मैं ये बता देता हूँ। सो इसमें ये है कि जो सेक्शन 53(2) है ना, ये कहता है कि अगर एक ही कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है तो वहां जो है ना, मतलब वो एक तरह से अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो गया, तो उधर वोटिंग नहीं होगी। एंड उसको ना इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल 11 एंड रूल जो विथ फॉर्म्स 21 एंड 21B है, इसके बेसिस पे जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव ए इंपॉर्टेंट फोन कॉल, ठीक है। हेलो, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो मैं ये आता हूँ कि सेक्शन 53(2) जो आरपी एक्ट है वो यही कहता है कि अगर एक ही इंडिविजुअल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है ना, तो वहाँ इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्शन वहाँ नहीं होगा। अब इसी चीज़ को चैलेंज किया गया कि अगर वहाँ इलेक्शन नहीं होता है ऐसे स्थिति में, वैसे ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, बहुत कम ही उम्मीद है, बट इस चीज़ को ना एक तरह से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एक पिटीशन डाली गई और कहा गया कि ऐसे में जो फ्रीडम मिला है ना, मतलब कि राइट टू वोट का, फ्रीडम फ्रॉम वोटिंग, सॉरी, जो राइट टू वोट एंड जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है, राइट टू चूज कह सकते हो, और राइट टू रिजेक्ट अंडर नोटा, ठीक है, तो वो वायलेट हो रहा है, एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग या राइट टू वोट जो है ना, इट शुड बी, इट विल गेट वायलेटेड ड्यू टू दिस पार्टिकुलर जो सेक्शन है, ठीक है। और उसको रीड करना है विथ फॉर्म्स 21 एंड 21B। समझ गए सेक्शन 53(2) के बारे में। आगे चलते हैं
So claimed when only one candidate is declared elected without polling, voters lose their right to express dissent through nota. ठीक है, okay. And said this violate article 19(1)(a freedom of speech and expression. So इसी चीज के जवाब में गवर्नमेंट से मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जब पिटीशन जब दायर किया गया तो उस गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा गया, इस पे आपका क्या कहना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि राइट टू वोट जो है ना फ्रीडम ऑफ वोटिंग के इक्वल नहीं है। अब ध्यान थोड़ा देना, प्रोविजन तो आप समझ गए होंगे, दो इंपॉर्टेंट जो मतलब कि चीजें बताई मैंने सेक्शन 53 टू 1951, और उसको रीड करना है विथ रूल 11 विथ फॉर्म्स 21 एंड 21B। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये इसके पीछे है। अब हमें मेन चीज जो है वो उस पर ध्यान देता हूँ। राइट टू वोट इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ वोटिंग। फाइन, क्या इसका मतलब है, ये सेंटर ने जवाब दिया है। राइट टू वोट जो है सेंटर ने कहा स्टैट्यूटरी राइट है अंडर सेक्शन 62 आरपी एक्ट 1951। ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट मतलब समझ गए कि लॉ से ये राइट मिला है। नाउ फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है दूसरा राइट जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज, ये क्लॉज 19 कैसे पढ़ेंगे, राइट, आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ वोटिंग इसके बेसिस पे होता है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ वोटिंग अराइजेज ओनली व्हेन द पोल इज हेल्ड। देखो, पहली बात है कि राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग कहां से आया, राइट टू वोट कहां से आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 19 जो 51 है उसका सेक्शन 62, एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग कहां से आया है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, लेकिन सेंटर का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है जवाब में कि दोनों इक्वल नहीं है। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग तभी होगी, फ्रीडम ऑफ वोटिंग के अंदर क्या होगा, दो चीजें होती है, राइट टू चूज या रिजेक्ट, और ये जो रिजेक्ट हम करते हैं इसी को नोटा हम कह रहे हैं। तो इसी बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग अराइजेज ओनली व्हेन द पोल इज हेल्ड। अगर पोल होगी ही नहीं, इलेक्शन जो कंटेक्स्ट किया जाता है, जो जिसमें लोग पोल करने जाते हैं, वो हो ही नहीं रहा है इस बेसिस पे, तो फिर इफ नो पोल अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा, फ्रीडम ऑफ वोटिंग डज नॉट अप्लाई। ये सेंटर का जवाब है। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस लिया है फ्रॉम PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003, जिसमें कहा कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इस जजमेंट में यह आया था। एंड कास्टिंग अ वोट एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ गए कि कौन से सेक्शन को चैलेंज किया गया, सेक्शन 53 क्लॉज 2 1951 एक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको कहते हैं, एंड उसी के बेसिस पे चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 19 जो है ना वो एक तरह से वायलेट हो रहा है। फाइन, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया और क्लैरिटी दी कि राइट टू वोट है स्टैट्यूटरी राइट, एंड जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है जिसमें आप चूज करते हो या आप मतलब कि रिजेक्ट करते हो, वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्शन जो है कंटेक्स्ट किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बेसिक बता देता हूँ कि सेंसस होने वाला है, उसका फर्स्ट फेज होने वाला है, उसको लेकर 2 ऐप्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। ठीक है, तो यही है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐप का नाम हमसे यूपीएससी प्रीलिम्स में उम्मीद नहीं है कि ये पूछेगा। ओके, तो जो फर्स्ट फेज है ना उसके लिए प्री टेस्ट होना है, तो इन ऐप्स के थ्रू होगा। देन म्यांमार वाला जो साइबर स्कैम एंड कंपाउंड्स, आपको पता होगा, मैंने ये आर्टिकल अच्छे से बताया था कि म्यांमार में जो साइबर स्कैम कंपाउंड्स बने हैं जिसमें कि जिसका मतलब उस रीजन का नाम है मायावती। ठीक है, वहाँ पे म्यांमारी जो मिलिट्री है उसने ऑपरेशन किया, और ये जो साइबर स्कैम कंपाउंड्स थे वहाँ से लोग भाग के रिफ्यूज लिया थाईलैंड में। अब रिफ्यूज लिया थाईलैंड में, तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि आपके बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको फिर डिपोर्ट किया थाईलैंड गवर्नमेंट ने टू इंडिया। उन्हीं में से 270 जो नेशनल्स हैं वो आए हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इंडियन सिटीजन्स को इंडिया टू क्वेश्चन सिटीजन्स हु वर्कड इन म्यांमार साइबर, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि क्यों वहाँ पे थे, ये इस तरीके से हो सकता है कार्रवाई भी हो। फाइन, चलते हैं हम
मेंस इनरिचमेंट 2 आर्टिकल्स हैं। पहला है कि कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस मंथ लॉन्ग कोर्स ऑन कंट्रीज प्लूरैलिटी, ठीक है। तो ये एक तरह से इनोवेटिव है। हमारी जो प्लूरल हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी, ठीक है। तो उसी चीज़ को मतलब कि एक तरीके से एक ऑनलाइन जो है एजुकेशन ट्रेनिंग कह सकते हो, मंथ लॉन्ग कोर्स है जिसको लॉन्च किया गया, और ये अच्छी बात है, ये इनोवेटिव बात है, ठीक है। सो दिस थिंग हम इसे कोट कर सकते हैं कि सोसाइटी में ये यूज हो सकता है। देन वी हैव इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स दलित वुमेन। अब ये जो है ना मिसयूज होता है कुछ लॉज का, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सोशल जस्टिस है ना, SC/ST एक्ट, इसको दिया गया है कि जो दलित के अगेंस्ट या जो एसटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, उसको ना हो, वो वायलेशन ना हो, इसके लिए दिया गया। बट समटाइम्स इसके प्रोविजंस जो है ना मिसयूज किए जाते हैं। तो उसी पे एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। और मतलब कि इसको हम कोट कर सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इस इंसिडेंट को हम कोट कर सकते हैं कि मिसयूज भी होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है यूबीआई पे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बहुत सुंदर आर्टिकल है, एडिटोरियल से लिया गया है। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पीरियोडिक क्या होता है यूबीआई? पहली बात क्यों नीडेड है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। देन आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूबीआई इन इंडिया, मतलब कि 3-4 रीजन्स दिए हैं ऑथर ने, जो कि खुद कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी से हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन वो लोकसभा में मेंबर है, ठीक है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ऑनेस्टली, मैंने इसको पढ़ा। इसको हम ना पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, समझे कि क्यों यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और इस पे क्वेश्चन भी मेंस में आया है, तो इसको मेंस पर्सपेक्टिव से ही देख लीजिए। और कुछ डेटा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इनके आर्ग्यूमेंट्स और डेटा दोनों हम देखेंगे। सो क्या होता है यूबीआई? कि एक पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू एवरी सिटीजन्स इंश्योर्स बेसिक इनकम सिक्योरिटी एंड एम्स टू रिप्लेस इनएफिशिएंट देखो यूबीआई में क्या होता है कि पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड पे, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, ठीक है। अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, मतलब कैश ट्रांसफर किया जाता है आपको, मतलब इंडिविजुअल्स को एक पार्टिकुलर रीजन में, कंट्री में, टू एवरी सिटीजन एंड इंश्योर्स बेसिक इनकम सिक्योरिटी, मतलब एक सर्टेन अमाउंट आपको हर महीने सरकार देगी। ये होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब क्यों नीडेड है? इंडियाज वेलफेयर सिस्टम इज फ्रेगमेंटेड। अभी जो इंडियाज वेलफेयर जो सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, कैश ट्रांसफर भी किया जाता है, तो वो फ्रेगमेंटेड है, स्लो है, एक्सक्लूजनरी है। एंड अगर यूबीआई की बात करें तो वो ऑफर करता है एक डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट इनकम फ्लोर, कटिंग ब्यूरोक्रेटिक जो लीकेजेस होते हैं उसको कट करेगा, एंड इंश्योर करेगा यूनिवर्सल कवरेज, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन। एक तो वेलफेयर जो हमारा सिस्टम है, वेलफेयर सिस्टम के अंदर जो स्कीम्स हैं उसमें इशूज हैं, एंड यूबीआई उसका सॉल्यूशन है। एक तो ये हुआ, बट जो और भी जो साइंटिफिक रीजन्स हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं। पहली तो इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये डेटा गलत है, 73% नहीं होगा, 1% जो है ना, 40% नेशनल वेल्थ जो है वो गिन्नी मतलब कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो डेटा बेस है उसके अकॉर्डिंग 1% 40% नेशनल वेल्थ जो है उनके पास ऑन करते हैं वो, एंड टॉप 10% जो है 70% के आसपास, आई थिंक 77%, ओके। तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, फाइन। और यूबीआई क्या कर सकता है? रिड्यूस डिस्पैरिटी एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नेग्लेक्टेड बाय करंट वेलफेयर जो डिलीवरी है, ठीक है। दूसरा है एआई का जो इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो एआई जो है आपको पता है, एक रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो एआई है, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, अप टू 800 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय 2030 ड्यू टू ऑटोमेशन। तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा अगर हम ट्रांसफर करें इनकम, पीरियोडिक इनकम, तो हम इस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिन पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। देन फिलोसफिकल बेसिस भी है जिसके बेसिस पे हमें यूबीआई लानी चाहिए। यूबीआई होल्ड्स डिग्निटी, ऑटोनॉमी, इक्वल सिटीजनशिप, शिफ्टिंग वेलफेयर फ्रॉम पॉलिटिकल फेवर टू राइट बेस्ड एम्पावरमेंट, ठीक है।
डिग्निटी को ये इंश्योर करेगा, ऑटोनॉमी को इंश्योर करेगा और इक्वल, क्योंकि सबको मिल रहा है ना, तो ये इस बेसिस पे फिलोसफिकल बेसिस इसका है। एंड सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो 5% ऑफ द जीडीपी अगर देखो पर ईयर, अगर हम एक पर पर्सन को पैसे दे, मतलब कि बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 7620 रुपीज हम देंगे, ठीक है। और ये 5% ऑफ द जीडीपी होगा, बहुत बड़ा मतलब अमाउंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया ये हम देखते हैं कि एक तो रेशनलाइज करो सब्सिडीज को, मर्ज करो ओवरलैपिंग स्कीम्स को, ठीक है। रिप्लेस करने को नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा ये है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि अप्रोच जो होना चाहिए आपका फेज वाइज मैनर में होना चाहिए। स्टार्ट करो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, विमेन, एल्डरली, डिजेबल्ड, इनफॉर्मल वर्कर्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर जो है अगर हमारे पास पैसे होंगे, उतने फंडिंग होगी, तो हम आगे और बढ़ेंगे, बट पहले वल्नरेबल ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे। एंड यूबीआई टू कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एमजी, जो नरेगा है, उसको रिप्लेस नहीं करना, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा यूबीआई, ये भी इन्होंने रिमार्क दिया। फाइन, समझ गए कि पहली बात यूबीआई है क्या, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि जो वेलफेयर सिस्टम में इश्यूज हैं उसको एक तरह से रिजॉल्व करेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तीसरा, 3-4 जो आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, एक तो इनइक्वालिटी इंडिया में, सेकेंड है एआई का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है बाय 2030, एंड तीसरा फिलोसफिकल बेसिस है। एंड जब फंडिंग की बात आती है तो ये इशू बनेगा, ऑब्वियसली इस चीज को ऑथर एक्सेप्ट करते हैं, बट उन्होंने सॉल्यूशन इस तरीके से दिया है कि सब्सिडीज को हम जो है ना रैशनलाइज कर सकते हैं, जो मल्टीपल स्कीम्स आते हैं मतलब कि उसको हम मतलब कि ओवरलैपिंग स्कीम को जो है वो मर्ज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फेज वाइज मैनर में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन से। लार्ज बैंक शेयर होल्डर्स वोटिंग कैप सेट टू रिमेन, सिंपल है, आपको ये समझना आर्टिकल प्रीलिम्स में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिटेन द कैप ऑन वोटिंग राइट्स फॉर लार्ज शेयर होल्डर्स इन डोमेस्टिक बैंक्स। देखो बैंक्स में ना शेयर होल्डर्स अपने पैसे लगाते हैं और उस पैसे के बेसिस पे उस जो उन्होंने बैंक को फंड किया है उस बेसिस पे उनको वोटिंग राइट्स मिलती है। अब कितनी मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। सो अंडर करेंट आरबीआई रूल्स अ सिंगल शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सरसाइज ओवर 26% वोटिंग राइट्स इन द प्राइवेट में। अब प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक मैं बता देता हूं, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ना वो 26% से ज्यादा नहीं जो है वोटिंग राइट को मिल सकता है प्राइवेट बैंक में। और व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बैंक 10% से ज्यादा उसकी वोटिंग राइट नहीं होगी, नो मैटर कितना उन्होंने फंड किया है। सिंगल जो शेयर होल्डर है वो 30% भी फंडिंग उनकी होगी, शेयर होल्डिंग होगी, लेकिन वोटिंग जो है वो 26% ही रहेगी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। For public sector banks, the voting cap remains 10%, though the foreign investment limit in state-owned banks was raised to 49%. देखो 49% तक स्टेट ऑन मतलब गवर्नमेंट बैंक्स में आप पैसे लगा सकते हो, ठीक है, बट अगेन जो वोटिंग राइट्स है वो 26% रहेगी। और ये प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ और डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्टेट ऑन बैंक तो वोटिंग राइट 10% ही रहेगी एंड 49% तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। समझ आ गया, बेसिक था, चलते हैं आगे। हाँ, अब ये ट्रंप ने लास्ट वीक एक बयान दिया है और उसकी वजह से ये आर्टिकल्स मल्टीपल टाइम्स रीसरफेस आएंगे। हमने सीटीबीटी वगैरह डिस्कस कर लिया था, एनपीटी वगैरह, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हिंटेड द यूएस में रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट इंडिंग इट्स 1992 मोरेटोरियम। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना 30-32 सालों से रोक लगा रखा है न्यूक्लियर जो वो टेस्ट कर रहा है। बस यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, रशिया ने भी रोक लगा रखा है एंड इवन चाइना ने भी रोक लगा रखा है ऑफिशियली अगर जाएं तो। फाइन, चाइना ने लास्ट जो है 1996 में किया था टेस्ट, ठीक है। तो लेटेस्ट बयान ये आया ट्रंप का, आपको पता होगा कि हमें रिज्यूम करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया कर रही है, चाइना कर रही है, पाकिस्तान कर रही है, नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं, तो हम क्यों रुके। सो मूव फॉलोज रशियाज रिसेंट मिसाइल टेस्ट
could trigger a global arms race with China, India, Pakistan likely to follow. अब कैसे चाइना इंडिया पे बात आएगी, देन पाकिस्तान पे ये भी हम देखेंगे, यूएसए, रशिया, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं, इस तरह से इसका इम्पैक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं ना। रसिया ने देखो, रिसेंटली रसिया ने अनाउंस किया कि सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, ठीक है, एंड अंडर सी टॉर्पीडो, ये हमने पढ़ा ही था, हमने कवर किया ही था, ठीक है। तो उसके बाद उसी को देखते हुए शायद मे भी इसी की वजह से ट्रंप ने बोला कि हम न्यूक्लियर जो है ना अपने वॉरहेड्स बढ़ाएंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर ट्रंप करेगा तो चाइना भी करेगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच में न्यू रेस है, कह सकते हो नया कोल्ड वॉर है, ट्रंप मतलब यूएसए एंड चाइना के बीच में, ये तो चलता ही आ रहा है रशिया एंड यूएसए के बीच में। चाइना करेगा तो इंडिया भी अनकंफर्टेबल होगा, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाने की सोचेगा, एंड रीजन डोमेस्टिक प्रेशर भी होगा, एंड इंडिया अगर करेगा तो फिर पाकिस्तान भी करेगा। तो इस तरीके से ये जो ग्लोबल आर्म रेस है ना नया, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कि सीटीबीटी जो है ना बैन्स ऑल न्यूक्लियर टेस्ट बट नेवर केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में आया नहीं। यूएस चाइना ने इसको साइन किया था पर रेटिफाई नहीं किया। साइन करने का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट हमने किया था, पर उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो लॉ मेकिंग हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है ना, उसको रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं, पीटीबीटी का थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, हमने इसे कभी नहीं देखा था। तो यूएस, यूके एंड यूएसआर ने इसे 1963 में साइन किया, और इसमें क्या था कि बैन करना था न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। इन 3 जगह पे आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सीटीबीटी क्या है, कहीं भी नहीं कर सकते 1996 में। ये डिफरेंस है दोनों में। एम टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव फॉल आउट एंड एनवायरमेंटल हार्म, अलाउड अंडरग्राउंड टेस्ट लीडिंग टू कंटिन्यू टेस्टिंग टिल 1990s, ठीक है। तो अंडरग्राउंड टेस्ट के बारे में यहाँ पीटीबीटी में मेंशन्ड ही नहीं है, तो इसको ये लोग यूज करते थे, और टेस्ट इनका चल रहा था 1990 अर्ली 1990s तक इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, ठीक है। और उसके बाद अर्ली 1990s के बाद क्या है, कैरियर जो होते हैं ना, मिसाइल कैरियर, न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर, उसकी टेस्टिंग होती थी, जो आपको न्यूज में दिखता था। तो यही है इस आर्टिकल के बारे में। सीटीबीटी हम जानते ही हैं, पीटीबीटी हमने देख लिया, एनपीटी हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं। जो मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ है ना, अफगानिस्तान ऐसा कंट्री है जो वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो उसी पे एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप को लेकर, या हमारे अपने जो विमेन रिलेटेड इश्यूज है ना, उससे रिजेम्बलेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस इसमें दिख सकते हैं। तो यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि 638 मदर्स डाइंग फॉर एवरी जो है 1 लाख बर्थ्स, ठीक है। तो हर 1 लाख बच्चे के जन्म पे यही होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 638 इन अफगानिस्तान। आपको क्या करना है, आपको इंडिया का बताना है जो रिसेंट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ओवरऑल जिस आर्टिकल में मुझे लगा कि एनालाइज करना चाहिए, पार्टिकुलरली दिस आर्टिकल, कि जो राइट टू वोट इज नॉट राइट टू फ्रीडम ऑफ वोटिंग, ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट आरपीएस सेक्शंस कवर हो गए होंगे, एंड ऑल्सो जो है फंडामेंटल राइट्स 19 जो है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको भी कोट किया गया है, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल में मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा कुछ बताने के लिए, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि 2 ऐप लॉन्च किया गया। तीसरे आर्टिकल में जो म्यांमार में साइबर स्कैम कंपाउंड में जो इंडियंस थे, वो जो थाईलैंड गए, उनको लाया गया वापस इंडिया, तो उनको क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। देन वी हैव ये वैल्यू एडिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कि प्लूरैलिटी जो है उसको लेकर नई स्टडी जादवपुर यूनिवर्सिटी में आया है, जो बहुत अच्छी बात है, इसको हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी में। देन मिसयूज जो होता है लॉज को, इसको एथिक्स में यूज कर सकते हैं, और GS2 में भी कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमने ऑलरेडी कवर किया, अच्छे से कवर किया, समझे कि क्या रीजन्स हैं, ठीक है। और ये जो गलती है डेटा का, ये मैं रेक्टिफाई कर दूंगा ओरिजिनल PDF में। देन वी हैव लार्ज बैंक शेयर होल्डर्स में बताया कि वोटिंग राइट्स कितनी है। शेयर होल्डिंग राइट्स तो पता ही आपको, वोटिंग राइट्स बताई कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसको गवर्नमेंट RBI गवर्नमेंट ने सोचा है कि सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन ये जो ट्रंप के बयान के बाद जो चीज़ें बढ़ी हैं, गतिविधियां बढ़ी हैं, तो उसी को हमने एक तरह से एनालाइज किया, ठीक है। एंड ये अफगानिस्तान वाला इशू जो है
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी इसमें है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो ये करेंटली था आपका, एंड वी हैव दी डायमेंशन फैक्ट्री। आज का क्वेश्चन मैंने टॉपिक ट्रिब्यूनल्स बताया था। चलिए हम करते हैं सी एंड वैल्यू एडिशन। देखो पॉलिटी में वैल्यू एडिशन क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लॉज, जैसे आपको पता होने चाहिए, इससे रेलिवेंट 323 है। ठीक है, और कोई पार्टिकुलर लॉ है या ट्रिब्यूनल्स के एग्जांपल्स आपके पास हैं, कैट है, एनजीटी है, या जितने भी सारे हैं, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इसका बहुत मायना है इस वैल्यू एडिशन में, पॉलिटी में। यहाँ पे आपके पास यही होता है वैल्यू एडिशन के लिए, कमिटीज वगैरह के रिपोर्ट्स हैं, इनको आप कर सकते हो कोर्ट। ठीक है, तो कोर डिमांड पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का क्या है। सो हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स दैट वर सॉट टू बी अचीव थ्रू ट्रिब्यूनल्स। क्या था ऑब्जेक्टिव ट्रिब्यूनल्स के को लाने का? क्या ओरिजिनली ट्रिब्यूनल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लाया गया है, ये भी देखेंगे। हाउ सक्सेसफुल, और कितना सक्सेसफुल हुआ है इन मीटिंग देम। देखो कोर डिमांड पे आते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स बताना है ट्रिब्यूनल का, शुरू में ये नहीं था, बाद में से लाया गया। देन कितना सक्सेसफुल है, ये इसको भी दिखाना है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, कि हम दिखाएं कि जो लिमिटेड सक्सेस मिला उस पर भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जा सकते हैं कि मोस्टली ऐसा है कि सक्सेस उतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स अच्छे से आएंगे, एंड फिर हम कॉन्क्लूड करेंगे जिसमें कि वे फॉरवर्डेड कॉन्क्लूजन होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता हूँ, आपको कोर डिमांड समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स बताना है ए, देन जो है सक्सेस कितना मिला इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ जो चैलेंजेज हैं उसको हमें ज़्यादा दिखाना है, एंड सक्सेस जो मिला उसको बहुत लिमिटेड होगा उसको भी दिखाना है। लिमिटेड सक्सेस है तो थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा। मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, कैसे इस क्वेश्चन को, 150 वर्ड्स का है, आपके पास ज़्यादा लग्जरी नहीं है स्पेस का, वर्ड्स का, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव्स दिखाओ अच्छे से। ठीक है, देन जो लिमिटेड सक्सेस है वही दिखाओ, मतलब कि चैलेंजेस या कमियां जो हैं उसको दिखाओ, इसमें भी 4 पॉइंट जनरेट होंगे। देन कंक्लूजन में क्या करो, पहला लाइन जो है ना ऐसे लिखो कि जो लिमिटेड सक्सेस मिला है, क्या मिला है लिमिटेड सक्सेस, कोई बता सकता है? जो मतलब कि जैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो कम हुए हैं, मतलब एक हद तक कम हुए हैं। ठीक है, और जहाँ पे स्पेशलाइज्ड होता है ना, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो भी मतलब कि ऐसे डिसीजंस आए हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके डिसीजंस, तो जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी चाहिए, जो जुडिशरी के पास लिमिटेड होती है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो उस 2 लिमिटेड या 3 आपके पास हैं, उसको आप एक सेंटेंस में ही इंक्लूड कर दो। हाउएवर यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर सकते हो, जैसे आपने प्रॉब्लम्स, लिमिटेड चैलेंजेस लाया ना, तो इसमें 3-4 आप सॉल्यूशंस बता सकते हो। कोशिश करना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहीं पे डाल दो। कौन से केसेस हैं आप लोगों को किसी को पता है? कि एल चंद्र कुमार केस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एसपी संपत केस को यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन क्या होगा, सिंपल है कि ट्रिब्यूनल होता क्या है, क्या उसका रोल है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, सब्जेक्ट एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पे उसको बनाया जाता है, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं उसको डील करने के लिए। ठीक है, एंड एक चीज है इंट्रोडक्शन में जरूर टच करना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। ठीक है, फाइन। आई थिंक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट उसको कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। सॉरी, मैं कभी कभी ना ज़्यादा फ्लो में हो जाता है। ठीक है, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद होगा, इसके थ्रू जो है ना इंट्रोड्यूस कराया गया। आई हैव अ कन्फ्यूजन, क्या कोई इस चीज़ को कर सकता है क्या? मैं मतलब कुछ दिनों से इसे पढ़ा नहीं है, तो दिमाग से जा रहा है कि ओरिजिनली था। मेरे हिसाब से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था, ट्रिब्यूनल्स को, जुडिशरी को। आई थिंक इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अब मुझे याद आया। यस, इंट्रोडक्शन हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 323A एंड 323B।
ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड करना सेकेंड लाइन में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से लाया गया। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो स्पीडी हो, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की, उसको भी दिखा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस, एक्सपर्ट जो एडजुडिकेशन चाहिए वो, जैसे एनजीटी, सीएटी, कैट जो है वो सारी चीज़ें। देन जो है ऐसे कर सकते हैं कि इनफॉर्मल तरीका है। स्पीडी तभी होगा ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करेंगे ना तो स्पीड नहीं, आप केसेस को जल्दी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप 4-5 पॉइंट्स डाल सकते हैं। लिमिटेड सक्सेस में भी 4-5 पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना उस पर मतलब सवाल उठाए जाते हैं कि पॉलिटिसाइज्ड होता है, ठीक है। लिमिटेड अपील करने का सिस्टम है। बहुत कुछ निकल सकता है। अगर डिलेज इन अपॉइंटमेंट तो है ही, और एक्सेसिव जो है ना पॉलिटिसाइजेशन भी होता है अपॉइंटमेंट में। 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप ऐसे शो कर सकते हो। फिर सक्सेस को आप, मैंने बोला कि कंक्लूजन में ही इंक्लूड करा दो कि क्या 1-2 पॉइंट्स जो है निकल के आ सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट्स को कोट करते हुए बताओ कि जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो इशूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट इज एसपी संपत केस को हम ला सकते हैं और एल चंद्र कुमार केस को ला सकते हैं, ठीक है। तो यही है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। हमारी टॉपर ये जागृति अवस्थी मैम की कॉपी है। मैम की कॉपी की ये स्पेशलिटी है ना कि व्हाट सी डज, कि वो ऐसा करती थी कि उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता था और तब भी वो बहुत अच्छा आंसर लिखती थी। बहुत जो है ना ग्लोरीफाइड आपको नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा। जो हमारे पास बेसिक नॉलेज होता है उसी को यूज़ करते हुए आप लोग इनके आंसर जरूर देखना, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन है इनका। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने बॉक्स भी नहीं डाला। मैं रिकमेंड करूंगा कि बॉक्स डाल दिया करो, बेटर रहता है, ठीक है, उनके लिए इजियर बनाना एग्जामिनर के लिए। और 4 पॉइंट्स इधर दिखे आपको, ठीक है। और देखो एक्सप्लेन भी नहीं किया इन्होंने, स्पीडी एडजुडिकेशन है उस तरीके से कोई डेटा फैक्ट्स नहीं डाला। अगर डाल सकते हो तो आप डाल देना। एंड देन असेसमेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है सॉल्यूशन है। सक्सेस के बारे में भी बात किया, तो हम एग्जाम्पल में एनजीटी सीएटी का डाल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा कंक्लूजन लिखा जा सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इनकी कॉपी का, और आप लोग 7 to 9 PM TDF जो है वो सेंड करना। और क्या, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।